नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका लक्ष्य जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था अपनी शेड्यूल के हिसाब से हमने एंशिएंट हिस्ट्री की 2 वीडियो डाल दी हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने पुर्तगालियों को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और जो टॉपिक चल रहा था वो था यूरोपियन कंपनियों का आगमन या यूरोपीय व्यापारियों का आगमन और ये जो क्लास है ये यूपीएससी, यूजीसी, एसएससी, पीएससीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, मैं आशा करता हूँ। और इसी क्रम में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन में मैंने जैसे कि आपको कुछ चीज़ें बताई थी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस प्रकार से हुआ? पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिश, फिर स्वीडिश। ये लोग आए थे। इसको मैंने याद करने के लिए आपको एक तरीका भी बताया था, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, फिर मैंने कहा था डिनर के बाद ही हमेशा स्वीट डिश ली जाती है, तो ये आपको याद करने का एक तरीका है। दूसरी चीज़, अगर कंपनियों का स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो भी मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 1600 में हुई थी, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। तो हमने पिछले लेक्चर में पुर्तगाली को समाप्त कर दिया था। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो डचों पर रहेगा। डचों की शुरुआत होती है एक कंपनी VOC। यहां से हम देखते हैं कि ये VOC क्या था। V का मतलब है वेरिंग दे, ओस्ट इंडीसी कंपनी। ये कंपनी थी वेरिंग दे ओस्ट इंडीसी कंपनी। वेरिंग दे ओस्ट इंडीसी कंपनी। अगर इसका हम अनुवाद करते हैं तो वो अनुवाद होता है द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। देखिए, जितनी भी कंपनी यूरोप से आई वो कहाँ व्यापार करना चाहती थी? वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में व्यापार करना चाहती थी। तो उन सब कंपनीज़ की एक पहचान है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगा होगा। जैसे कि पुर्तगालियों के लिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब यहाँ भी ईस्टर्न इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ज़्यादातर किताबों में आपको हॉलैंड मिलता है, लेकिन हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम था। वर्तमान में इसे नीदरलैंड कहा जाता है, कि हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है, और जो डच थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। तो इसीलिए इस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, पुराने समय की हॉलैंड। और अगर इसी को मैं साधारण भाषा में बात करूं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है कब? 1602 में। 1602 में। लेकिन सरकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में अनुमति देती है। पहले क्या था? अनुमति यानी कि लाइसेंस। पहले क्या था कि कोई भी कंपनी किसी भी देश की
अगर उसे भारत में व्यापार करना है तो वो वहाँ की सरकार से अनुमति लेकर ही भारत में आएंगे। पुर्तगालियों का अगर आपको पिछला याद हो तो मैंने बताया था कि प्रिंस हेनरी ने उन्हें परमिशन दी थी, उसके बाद वो लोग भारत आए थे। अगर मैं आगे अंग्रेज़ों की बात करूं तो अंग्रेज़ों ने भी 1600 में क्वीन एलिजाबेथ, जो वहाँ की महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम या फर्स्ट, उससे परमिशन लेकर ही भारत आए थे। अब इन लोगों को अनुमति मिलती है कितने दिन की या कितने सालों की? 21 सालों की, 21 ईयर्स, 21 वर्षों की अनुमति भारत में व्यापार के लिए मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप कंपैरिजन करेंगे अंग्रेज़ों की, तो वो लोग 15 वर्षों के लिए आए थे, लेकिन बाद में यही पीरियड एक्सटेंड होता गया। और आपको पता होगा कि आगे हम चलेंगे जब कि 1857 की क्रांति तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है। 1858 में नए कानूनों के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर भारत में आती थी तो वो 21 वर्षों मतलब वहाँ के राजा से अनुमति लेकर आते थे। तो 21 वर्षों के लिए ये कंपनी भारत में आती है और व्यापार की अनुमति इनको अपने राजा से मिलती है। लेकिन व्यापार की अनुमति कहाँ पर मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है? स्पाइसेस, यानी कि मसालों में। मसालों में इन्हें व्यापार की अनुमति मिलती है और ये व्यापार करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देने लायक है कि व्यापारिक अनुमति मिलती है मसालों में और मोनोपोली, एकाधिकार इस कंपनी को दिया जाता है कि यही कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में मसालों का व्यापार हॉलैंड की तरफ से करेगी। तो यहाँ इन्हें अधिकार कैसा मिलता है? मोनोपोली, यानी कि इनकी मोनोपोली मिलती है, एकाधिकार मिलता है इन्हें भारत में व्यापार करने का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अभी मैंने बताया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को को 21 वर्षों के लिए स्पाइसेस में मोनोपोली मिलती है। अब ये जो मोनोपोली है ये कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के लिए एक खतरे का निशान था। अव्यवस्था आएगी। अब यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि डचों का जो बिजनेस करने का तरीका था वो अलग था और पुर्तगालियों का जो बिजनेस करने का तरीका था वो अलग था। अब डचों के जब मसालों में व्यापारिक अनुमति मिलती है, इसके साथ कुछ और भी मामलों में इनको अनुमति मिलती है, तो ये पुर्तगालियों के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करते हैं। और वो कड़ी चुनौती किसकी क्षेत्र में? जहाँ पर पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, आज उन्हें डचों के सामने कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आप याद कीजिएगा कि मैंने पिछली बार बताया था कि पुर्तगालियों ने भारत में किस चीज़ का व्यापार कर रहे थे? स्पाइसेस, मसाले, एक, ओपियम, अफीम, दो, इंडिगो, नील, इसका व्यापार कर रहे थे। फोर्थ, स्पाइसेस, ओपियम, इंडिगो एंड रो सिल्क, कच्चा सूत, इस चीज का व्यापार कर रहे थे। तो यहां पर इस मोनोपोली के परिणाम स्वरूप, और अगर स्पाइसेस की भी बात करूं तो इनकी जो महारत थी डचों की, वो काली मिर्च में थी। काली मिर्च की विशेष अनुमति इन्हें दी गई थी। और अगर मैं बात करूं कि रो सिल्क, इंडिगो, ओपियम, स्पाइसेस, इनमें इन्हें मोनोपोली मिली थी और इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने भारत में पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती दी थी। दूसरा, इस मोनोपोली का ही परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने
इस चीज़ को मल्टीनेशनल में कन्वर्ट कर दिया। आज जो आप एमएनसीज का कंसेप्ट देखते हैं, मल्टीनेशनल ट्रेंड का कंसेप्ट देखते हैं कि एक चीज़ डोमिनो पिज़्ज़ा एक जगह से चलता है और पूरे वर्ल्ड में छा जाता है, तो ये कंसेप्ट यहीं से आया था। तो मल्टीनेशनलिज्म ट्रेंड की तरफ ये बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक में मल्टीनेशनल ट्रेंड यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचार की तरफ हो जाता है ये सिस्टम। और इसी मल्टीनेशनल ट्रेंड का ये जो तरीका था ये पुर्तगालियों से टोटली डिफरेंट तरीका था, और इसी वजह से डचों ने काफ़ी हद तक पुर्तगालियों के वर्चस्व को समाप्त भी कर दिया। और आप आगे देखेंगे कि इनमें एक संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और आप आगे जाके देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि 1641 में आपको याद होगा मलक्का, 1641 में मलक्का को डचों द्वारा पुर्तगालियों से छीन लिया जाता है। तो इसी मल्टीनेशनलिज्म ट्रेंड का मतलब क्या था कि एमएनसी को इन्होंने बढ़ावा दिया। और ये एमएनसीज को बढ़ावा इन्होंने दो क्षेत्रों में दिया था। एक तो स्पाइसेस के क्षेत्र में, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है इसका जो कंसेप्ट है ये डचों के द्वारा भारत में दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो कंसेप्ट है वो डचों के द्वारा भारत में दिया गया था। और इन्हें जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ये एक तो किस में मिली थी, स्पाइसेस में मिली थी एक चीज़। दूसरा जो चीज़ थी, इन्होंने ये जो मल्टीनेशनल का कंसेप्ट है ये दूसरा दिया था क्लॉथ में, क्योंकि ये दूसरा बिजनेस क्लॉथ में भी करते थे। ये क्या करते थे कि क्लॉथ्स यहां से रॉ मटेरियल लेते थे, वस्त्रों को तैयार करते थे और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, भारत के जो कपड़े थे इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलवाई कि इन्होंने डचों ने। तो ये भी आप बात याद रखिएगा कि इन्होंने क्लोथ्स का एक्सपोर्ट किया भारत से, और एक्सपोर्ट भी कैसा, प्रीमियर एक्सपोर्ट क्वालिटी थी, मतलब जिसकी शायद कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था उस समय में। भारत के कपड़ों को जो डचों द्वारा तैयार किए गए थे उसे किसी ने भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके सामने ऐसे कपड़े और इसकी क्वालिटी को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था, उस समय की बात है। तो प्रीमियर एक्सपोर्ट क्वालिटी इन्होंने, प्रीमियर एक्सपोर्ट क्लोथ्स का बिजनेस इन्होंने किया और इसको एक एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल लेवल तक पहुंचाया। ये जो तरीका है ये इनका टोटली जितनी भी कंपनियां भारत में आई थी उनसे डिफरेंट था। अगर मैं क्लोथ्स की बात करूं, अगर अंग्रेजों से इसका कंपैरिजन किया जाए तो अंग्रेजों ने तो यहां से कच्चा माल लिया, ब्रिटेन में तैयार किया और सामान सस्ते रेट पे खरीदते थे, रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे खरीदते थे और उसे महंगे रेट पर भारत में ही बेचते थे। जिसका परिणाम क्या हुआ कि यहाँ के जो देसी शिल्पकार हैं, जो उद्योग धंधे, वो बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। लेकिन डचों ने इस चीज़ को नहीं किया, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, भारत में रॉ मटेरियल लिया, क्लोथ्स बनाए और उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचाया। तो ये एक चीज़ थी जो टोटली डिफरेंट थी। तो अभी तक मैंने बताया कि 21 सालों के लिए परमिशन मिली थी इनको, विशेषकर स्पाइसेस में, और यहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस और व्यापार को फैलाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1602 में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने यहाँ पर के भी जो उस समय के तत्कालीन राजा थे उससे परमिशन ली, क्योंकि परमिशन आपको वहाँ से तो लिखवानी ही पड़ती थी, लेकिन भारत में अगर व्यापार करना है तो भारत के राजा से भी, उस क्षेत्र के राजा से भी, जिस क्षेत्र में आप व्यापार करना चाहते हैं वहाँ से भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो सोचिए आप ज़रा कि किस प्रकार से भारत उस समय भी एक बिजनेस सेंटर बना होता था, बाजार था बिजनेस का। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में, और इन्होंने जो 1605 में
मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। मसूलीपट्टनम कहूं या मछलीपट्टनम कहूं, बात एक ही है। और यहां पे इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से इन्होंने अपने आप को, उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा, व्यापार को काफ़ी एक्सटेंड देना स्टार्ट किया। और उसकी क्रम में जो सेकेंड फैक्ट्री है वो 1610 में स्टैब्लिश की जाती है और 1616 में थर्ड फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की जाती है। और जो 1610 में फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो पुलिकट में स्थापित की जाती है। अब इस पुलिकट से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। 1610 में पुलिकट में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, इसके लिए जो परमिशन ली गई थी, जो अनुमति ली गई थी, वो किससे ली गई थी? वो ली गई थी चंद्रगिरी के महाराज, राजा चंद्रगिरी के महाराज से इसके लिए परमिशन ली गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि, और यहाँ पर इन्होंने एक विशेष चीज़ चलाई थी, तो गॉट परमिशन फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के महाराजा से इन्होंने अनुमति ली और यहाँ पर अपने फैक्ट्री लगाई 1610 में। और यहाँ पर इन्होंने एक सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का, सोने का सिक्का चलाया और इसका एक नाम भी रखा गया, पैगोंडा। पैगोंडा, हालांकि जो पैगोंडा है, आपको पता होगा कि ये मंदिर बनाने की एक शैली है, उसी के नाम पर इस सोने का सिक्के का नाम रखा गया, जिसे हम पैगोंडा कहते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सबसे विशेष जो चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि इन्होंने चंद्रगिरी के महाराजे से अनुमति ली थी, तो पैगोंडा इन्होंने चलाया था। 1602 में इन्हें परमिशन मिलती है। परमिशन यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, फिर 1610 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में, 1616 में तीसरी फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में। तो इस प्रकार से ये अपने व्यापार को, बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे, मतलब देखिए अपने व्यापार को एक्सटेंडेड कर रहे थे। इसी क्रम में इन्होंने आते आते ये आ जाते हैं 1653 में। और 1653 में इनकी बहुत बड़ी विशेषताएं थी। 1653 में जब ये आते हैं तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं बंगाल में, और उसे कहा जाता है चिंसूरा। चिंसूरा, चिंसूरा, चिंसूरा में ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। और याद रखिएगा, मैंने बताया था कि अब तक इन्हें पुर्तगालियों से एक कड़ी टक्कर मिल चुकी थी, पुर्तगालियों के वर्चस्व को इन्होंने तोड़ा था। और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर चिंसूरा में पुर्तगालियों, ये जगह पुर्तगालियों की थी, ये फैक्ट्री पुर्तगालियों की थी। यहाँ से इन्होंने इसे पुर्तगालियों से छीना था और यहाँ एक किले का निर्माण किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुर्तगालियों से इन्होंने इसे छीना था और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया, यानी कि फोर्ट का निर्माण करवाया, और उस फोर्ट का नाम रखा था गुस्ताव।
फोर्ट का नाम रखा गया गुस्ताव। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1653 में जो चिंसुरा है पुर्तगालियों से छीना गया था, उस फोर्ट का इन्होंने क्या नाम रखा था, तो आपको याद रखना है उसका नाम रखा था गुस्ताव। तो ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। दूसरी जो चीज है, इसी क्रम में ये लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे थे और इसी क्रम में 1658 में बंगाल में इन्होंने एक और फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट की, कासिम बाजार में। ये कासिम बाजार आगे आने वाले टाइम में अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। इसने एक नींव रखी थी बैटल ऑफ प्लासी की, और बंगाल को जीतने के बाद ये तय हो चुका था कि भारत में जो राज होगा वो अंग्रेजों का होगा। तो खैर उस बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो कासिम बाजार है ये कहाँ पड़ता है आपको पता भी होना चाहिए। मैंने कहा बंगाल में, और बंगाल में कहाँ पर, कलकत्ता। कलकत्ता में कासिम बाजार पड़ता है, और इस कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्की स्टैब्लिश की थी। मैंने बताया जैसे कि बहुत पहले कि इन्होंने दो मामलों में बिजनेस किया था, और इनका जो बिजनेस करने का तरीका था वो पुर्तगालियों से पूरी तरीके से अलग था, और इसी वजह से इन्होंने पुर्तगालियों को एक विशेष चुनौती दी, एक कड़ी स्पर्धा दी। तो इन्होंने रेशम की चक्की लगाई, और उस रेशम की चक्की से इन्होंने रेशम बनाया या कपड़े बनाए और उसको एक्सपोर्ट किया, और इसे एमएनसीज तक लेकर गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1658 में कासिम बाजार कलकत्ता में रेशम की चक्की इन्होंने लगाई थी, कॉटन व्हील जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो, कॉटन व्हील। तो ये चक्की इन्होंने लगाई, और इसके साथ भारत में पहली बार इन्होंने एक और चीज रखी। इसमें इन्होंने 3000 आदमियों को, सैलरीड पर्सन्स, 3000 मजदूरों को सैलरीड पर्सन के रूप में रखा। यानी कि पहली बार, अब तक क्या होता था कि मजदूरों को रखा तो जाता था, कभी भी पक्का नहीं रखा गया। मजदूरों को रखा, एक दिन काम करवाया, उसकी मजदूरी दे दी गई, अगले दिन ज़रूरत है तो फिर उसे बुला लिया गया, फिर इस प्रकार से। लेकिन इन्होंने इन्हें परमानेंट कर दिया। जो तनख्वाह थी, तनख्वाह के आधार पे रखा, वेतन के आधार पे रखा। यानी कि 30 दिन आप काम करेंगे, आपको वेतन मिल जाएगा, फिर आप अगले महीने काम करेंगे, फिर वेतन मिल जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये 1658 में कासिम बाजार, जहाँ पर इन्होंने कॉटन व्हील स्टैब्लिश की थी, उस पर चलाया था ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव कर रहा था भारत। यानी कि डचों ने यहाँ से कुछ सीखा भारत ने, और प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम मूव कर रहे थे। जैसे कि अदर्स की बात करूं, मैंने अभी बताया कि जैसे 1641 में था, इन्होंने कड़ी स्पर्धा के परिणाम स्वरूप मलक्का विजय की थी। मलक्का को इन्होंने जीता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि मलक्का को जीतने वाले कौन थे? डच थे, जिन्होंने पुर्तगालियों से इन्हें जीता था। डच एंड पोर्तुगीज, और यहाँ पे डचों की विजय हुई थी, और इन्होंने 1641 में मलक्का को जीता था। इसी क्रम में 1659 में, जैसा कि मैंने बताया कि इनके बिजनेस का जो व्यापार था वो लगातार एक्सटेंडेड होता जा रहा था। इन्होंने अपने व्यापार को प्रचारित किया, और सिर्फ भारत तक ही नहीं अपने आप को सीमित रखा, मल्टीनेशनल कंसेप्ट इन्होंने दिया। तो उसी क्रम में इन्होंने श्रीलंका पर भी, श्रीलंका को भी अपने अधीन किया, मतलब कि वहाँ भी व्यापार करने का कंसेप्ट व्यापार किया। और ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बताया। इसी प्रकार से 1664 में औरंगजेब,
पिछली बार मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था चुंगी कर, तो यहाँ पर इन्होंने औरंगजेब से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किए, यानी कि ट्रेड राइट्स इन्हें मिले। और वो ट्रेड राइट्स कहाँ से मिले थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके ट्रेड राइट्स इन्हें मिले। और ये व्यापारिक अधिकार इन्हें सिर्फ 3.5% चुंगी कर देने के परिणाम स्वरूप मिले। चुंगी कर के परिणाम स्वरूप इन्हें मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इस प्रकार से निरंतर अपना विस्तार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान भारत में आपको पता होगा कि अंग्रेज थे, वो भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति बनकर उभरे थे। और न सिर्फ व्यापारिक शक्ति बनकर उभरे, धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना स्टार्ट किया। और इसी के परिणाम स्वरूप डचों को जो है चुनौती कहाँ से मिली? अब अंग्रेजों से चुनौती मिलने लगी थी। पुर्तगालियों को तो उन्होंने ठीक है एक तरीके से उनको साइड वाइज कर दिया था, अलग धकेल दिया था व्यापारिक लाइन से, लेकिन यहाँ अंग्रेजों से उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली और उसी के परिणाम स्वरूप डचों को भारत में अपना जमाया जो उनका बिजनेस था वहाँ से उनके पैर उखड़ने लगे। और 1759 में 1759 में बैटल ऑफ चिंसूरा कहिए या बैटल ऑफ बदेरा, बदेरा का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने किन्हें हराया? डचों को हरा दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस तरीके से भारत में डचों की शुरुआत हुई थी, नो डाउट वो शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन और एक इमर्जिंग पावर बन रही थी। लेकिन यहाँ पर 1759 तक आते आते इन्होंने अंग्रेजों ने डचों को साइडवाइज कर दिया, यानी कि धकेल दिया और एक व्यापारिक युद्ध में। और इस प्रकार से डचों की जो शक्ति वो हमेशा के लिए भारत से खत्म हो जाती है। अच्छा, ये आपने देखा कि किस प्रकार से हमने डचों की पूरी शक्ति को देखा और किस तरीके से डच थे। एक छोटा टॉपिक था पुर्तगाली, अब हमारा समाप्त हो चुका है, डच हमारा समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जितने चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आपका लाइक कमेंट शेयर हमें मोटिवेशन देता है। सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने नारा दिया है या जो बात आपको बताई, आप छोटे भाई बहन हैं, तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप खुद तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे ही, साथ में 5 बच्चों को, 5 स्टूडेंट्स को और प्रेरित करेंगे कि उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म तक लेके आए, ताकि जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो एजुकेशन है उसके कंसेप्ट को, यानी कि यूनिवर्सल अप्रोच को कंप्लीट किया जा सके, पहुंच बनाई जा सके। तो मैं आशा करता हूं आप इसे लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले।